हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 12 का हिंदी पढ़ रहे थे और काव्यखंड का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है करवक और इसका लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। तो इससे पहले हम 2 वीडियो बनाकर डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस दोनों वीडियो का लिंक दे देंगे। आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब अधिक से अधिक आप लोग को इसमें का जो हम क्वेश्चन करवाएंगे वो समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि जिस प्रकार साफ एवं स्पष्ट रूप से दर्पण में देख पाता है, ठीक उसी प्रकार कवि की आँख भी स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। अतः कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। यानी कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो कहते हैं कि हमारे एक आँख होते हुए भी हमने इस संसार को भली भांति समझ लिया। तो यही क्वेश्चन है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो जो लेखक हैं अपने करवक में कलंक शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, कांच शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है और कंचन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है और इससे क्या समझाने का प्रयास किया है, वही क्वेश्चन है सेकंड नंबर की। पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर जो आप लोग लिख सकते हैं, कवि ने कलंक, कांच और कंचन शब्दों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रकट किया है। तो फर्स्ट नंबर है कलंक। कलंक शब्द की चर्चा करते हुए लेखक यहाँ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को रोशनी देता है, अर्थात उस रोशनी के आगे वो काला धावा अर्थात दाग का कोई मोल नहीं रहा। अतः गुणवान में अगर कुछ अवगुण भी हो तो उसके गुण के आगे वह अवगुण छिप जाता है। दूसरा है कांच शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चा सोना को गलाकर तपाकर असली सोना में बदला जाता है, उसी प्रकार इंसान को बिना संघर्ष, तपस्या और त्याग के श्रेष्ठ और सफलता नहीं मिल सकती। यानी कहते हैं कि जिस तरह कांच को सोने बनने के लिए पहले तपना पड़ता है, उसी तरह इस संसार में किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठमान होने के लिए, चमकने के लिए उस सोने की तरह पहले तपना पड़ता है, तभी वो आगे इस सृष्टि में चमक सकता है। कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए लेखक कहते हैं कि जैसे शंकर के त्रिशूल द्वारा नष्ट किए जाने पर सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, वैसे ही सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठमान बन जाता है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। तो इस करवक का लेखक ही हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो पहले करवक हैं और उसमें व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का जो परिचय हैं उसे ही अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, पहले करवक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कवि का एक ही आँख है, वह चेचक के कारण रूपहीन है। वह काने भी थे, लेकिन रूप का और एक आँख के न होने से इंसान का महत्व नहीं हो जाता। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वह सारा जग को प्रकाशित करता है। त्रिशूल को सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वह सोने का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वह अशुद्ध और अपार है। अतः ऐसा नहीं है कि कुछ अवगुण होने से
सारे गुण खत्म हो जाते हैं। इसके आगे और भी लिख सकते हैं कि कवि ने इस करवक में केवल मतलब किसी भी वस्तु के क्वालिटी के बारे में ही बताया है, उसके रूप का कोई वैल्यू नहीं होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। तो जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि सृष्टि में जो कुछ भी व्यक्ति करके जाता है उसके कर्मों को आदमी याद रखता है। उसी प्रकार जो कवि हैं उन्होंने जो रचना की है वो आज कवि नहीं है, फिर भी उसको आदमी याद करता है, उनके काव्य को पढ़ता है और उसको स्मरण करता है। तब इसका उत्तर लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि यह जग तो अनश्वर है, यानी इस जग को, इस सृष्टि में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हुआ है उसे एक दिन अंत होना ही है, यानी कि नाश होना ही है। तो कवि कहते हैं कि यह जग जो है अनश्वर है, केवल कृति ही अमर रह जाती है, यानी जो कुछ आप कर्म करके जाएंगे वही इस सृष्टि में रह जाता है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, यानी कि फूल को मुरझा जाने के बाद भी जिस प्रकार उसमें खुशबू रह जाता है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। अतः कवि भी अपनी कृति से ही अपने को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है कि जो मैंने काव्य रचा है उस काव्य को पढ़कर आने वाले भविष्य में लोग हमें याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, भाव स्पर्श करना है। लव जौ लही बही डाब न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। तो जौ लही बही डाब, डाब का मतलब होता है मोजर। जब तक आम में मोजर नहीं होता है तब लही सुगंध बसाई, तब तक उसमें सुगंध यानी कि खुशबू नहीं आता है। तो इसका जो उत्तर है आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक 1 से ली गई हैं, यानी कि 2 हैं, 2 भाग में करवक उन्होंने लिखा है, तो करवक 1 से ली गई हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाब, डाब का मतलब होता है मोजर, आप समझ सकते हैं, युक्त मंजरियों का निकालना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रक्त के लेई का अर्थ क्या है? जो करवक है उसमें हमने कवि ने बताया है कि जो मैंने यह करवक रचा है, जो यह पंक्ति रचा है, वह अपने खून की लेई लगा कर रचा है। उत्तर आप लिख सकते हैं, कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वह अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिगोई हुई है, अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से रचा है। जब आप इस पहले वाले वीडियो में जो इसमें भावार्थ इसका बताए हैं आप पढ़िएगा तो उसमें स्पर्श आप लोग को समझ में आ जाएगा और याद भी करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप लोग से याद हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद यदि यहीं कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो जो कवि हैं मोहम्मद यहीं कवि जोरी सुनावा, जो सुन प्रेम पीर पावा, यह पूरा स्पर्श इनका पंक्ति है। तो इसको आप लिख सकते हैं, कवि ने यहाँ जोड़ी शब्द का प्रयोग जुड़कर के अर्थ में किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि वो इस कथा को जोड़कर सुनाया है और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन भी व्याख्या करने वाला है। धनी सोई पुरखु जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। यानी इस पंक्ति के अर्थ हैं कि धनी सो पुरखु, यानी जिस प्रकार कीर्तिमान पुरुष का जो कीर्ति रहता है उसके मरने के बाद भी इस सृष्टि में रह जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि फूल के मुरझा जाने के बाद भी उसमें जो बास यानी कि खुशबू होता है वह रह जाता है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक
भाग 2 से ली गई हैं। जैसे कि हम बताए भी हैं कि जो करवक मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है वह 2 भागों में लिखा है। तो दूसरा भाग से ली गई है। जिस प्रकार पुष्प अपने अनश्वर शरीर त्याग देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर व्याप्त रहती है, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कृति से ही अपना पहचान यहाँ छोड़ जाता है। यानी उसके मर जाने के बाद भी उसके जो भी कृति रहता है उसको आदमी याद करता है। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज आप लोग के जो करवक पाठ हैं वह पूरी तरह ख़त्म हो गया। इससे पहले 2 वीडियो में हम इसका 2 भाग का अर्थ समझा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको देख लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत